हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड, दिस इज मी कुमार पंकज और क्रैक नाउ पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बीपीएससी 67th मेंस का जीएस पेपर 1 हो चुका है और वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। जो हमारे बच्चे जो पेड ग्रुप में थे उन्होंने ये पेपर भेजा है और बहुत ही खुश हैं वो लोग। और मैं जब आपको इसके मॉडल आंसर शेयर करूंगा जो मैंने पेड प्रोग्राम में चलाए थे 999 वाले में, सिर्फ 99 रुपीज़ में मैंने पेड प्रोग्राम चलाया था उस वाले बच्चे, और जो फ्री में मैंने प्रैक्टिस कराई थी, तो उससे जब करंट के क्वेश्चन आपको मिल जाएं, जैसे क्वाड वाला मिल गया सीधे के सीधे, क्वाड वाला मैंने 3-4 बार कराया था, रसिया वाला क्वेश्चन मिल गया। तो इस तरह जब आपको सीधे क्वेश्चन मिल जाते हैं पेपर, जब आप पहले से ही प्रिपेयर रहते हो, तो एग्जाम हॉल में आपको बहुत आसानी हो जाती है। क्योंकि जो जीएस वाला पोर्शन होता है जिसमें जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इसमें रिपीटेड आते हैं, बट करंट वाला जो रहता है उसमें अगर आपको रिपीट क्वेश्चन मिल जाए तो शानदार जो है आपका परफॉर्मेंस रहता है। तो क्वाड रसिया जैसे क्वेश्चंस मैं करा चुका था और वो आपको वहाँ आसानी रही है, इसलिए बच्चे खुश हैं। चलिए वो बाद की बात है। मैं मॉडल आंसर जो मैंने दिए थे पेड प्रोग्राम में उनको मैं डिस्कस करूंगा वीडियो बना के। फिलहाल बात करते हैं पेपर पे। तो पेपर बहुत शानदार है। पहला ही क्वेश्चन था, डिस्कस द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, व्हाट वर द ब्रिटिश पॉलिसीज टूवर्ड्स अर्लियर नेशनलिस्ट्स। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए जो उत्तरदायी कारक हैं उनका उल्लेख करना था और प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के प्रति ब्रिटिश नीतियों की चर्चा करनी थी। यानी ऐसे क्या कारण रहे जिनकी वजह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हो पाई। तो उसमें जो पूर्ववर्ती संस्थाओं की आप बात करेंगे या जो प्रशासनिक अधिकारी थे, जैसे एओयू ह्यूम की जो भूमिका रही प्रशासनिक अधिकारी वर्ग में, तो वो आप लिखते। और दूसरा जो मध्यम वर्ग का उदय हुआ या फिर जो और भी पत्र पत्रिकाओं की भूमिका रही, तो इसमें सारे एस्पेक्ट्स आप जितने ज़्यादा कवर कर पाते उतना शानदार आपका उत्तर बन जाता। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए उत्तरदायी कारकों का आपको जिक्र करना था, जिसमें आप जो पूर्ववर्ती आंदोलन भी हैं उनका भी आप जिक्र करते, जिसमें आप किसान विद्रोह की बात कर सकते थे या फिर दूसरे विद्रोहों की भी बात करते। तो जितना आप इसमें एस्पेक्ट्स डाल पाते उतना शानदार ये उत्तर बनता चला जाता। तो ये एक तरीका हो सकता था इस आंसर को लिखने का। फिलहाल मैं मॉडल आंसर पे बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए सिर्फ यहाँ पे पेपर देख रहे हैं, बट थोड़ा सा बताता जाऊँ क्योंकि इस वीडियो को वो बच्चे भी देखेंगे जो एग्जाम दे के आए हैं, तो उनको भी आइडिया लगे कि वो कितना जो है एस्पेक्ट्स को कवर कर पाए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था, ये तो मैंने बिल्कुल मॉडल आंसर में जो है जो क्वेश्चन मैंने जो गैस पेपर बनाया था उसमें सेम क्वेश्चन है कि 1857 से 1947 के मध्य बिहार में पाश्चात्य एवं तकनीकी शिक्षा के विस्तार के क्रम को अनुरेखित कीजिए कि 1857 के बाद बिहार में किस तरह वेस्टर्न एंड टेक्निकल एजुकेशन आई। तो इसमें जितनी भी पॉलिसी आई, चाहे वो पटना विश्वविद्यालय की बात हो, चाहे वो वुड डिस्पैच की बात हो, चाहे वो बंगाल के लोगों द्वारा, जिनको मोस्टली हिंदी में कहा जाता है कि बंगाली मध्यमजीवी वर्ग के द्वारा शिक्षा का जो है भारत में बिहार में प्रवेश कराना हो, जिसमें बहुत सारे आधुनिक मॉडर्न स्कूल खोले गए, तो वो सब आपको लिखना था। किस तरह 1813 के चार्टर से लेके और 1854 तक का, फिर 1934 का जो है कितना जो लंबा एक दौर चला है, वहां तक आपको ये 1947 तक लिखना था। तो ये इसमें मैं करा चुका था, इसका पूरा एक मॉडल आंसर मैंने प्रिपेयर करके दिया भी था आप लोगों को। जो लोग पेड ग्रुप में रहे होंगे उन्होंने तो डिट्टो छाप दिया होगा, तो आसानी से आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 था, क्रिटिकली एनालाइज द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमरजेंस ऑफ गांधी जी एज एन एमिनेंट नेशनलिस्ट लीडर। यहाँ पे एक वर्ड था क्रिटिकली एनालाइज, तो मैं इसके बारे में कई बार बात कर चुका था पहले भी जब मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था। और जो अगर आप प्लेलिस्ट भी जाके देखोगे तो मौर्यन आर्ट वाले क्वेश्चंस या दूसरे क्वेश्चंस में मैंने कई बार आपसे ये बात कही थी कि क्रिटिकली एनालाइज वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। क्रिटिकली एनालाइज का मतलब ये नहीं होता है कि आप इसकी सिर्फ आलोचना करें, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स को आप में कवर किया जाता है। और यहाँ आपको लिखना था कि राष्ट्रीय नायक के रूप में जो गांधी जी का उदय हुआ उसके लिए क्या क्या कारक थे, तो आप सारे कारकों की बात करते। चाहे तो गांधी जी पहले ही जब साउथ अफ्रीका से आए तो वो फेमस हो चुके थे, और दूसरा उनका यहाँ चंपारण जैसे विद्रोह, असहयोग आंदोलन की जो है विद्रोह जैसे, और भी खेड़ा जो सत्याग्रह, ऐसे जो भी उन्होंने छोटे छोटे आंदोलन किए, और सबसे ज़्यादा भूमिका है चंपारण की, जिसके कारण वो एक नेशनल हीरो बन के डेवलप हुए, वो उभरे। और उसके बाद फिर आपको बताना था कुछ कुछ जो नेगेटिव चीज़ें भी निकल के आई, उनको भी आप लिख देते, सारे आंदोलनों को बना के लिख के, तो एक बहुत शानदार आंसर आपका प्रिपेयर हो जाता। आलोचनात्मक विश्लेषण का मतलब होता है कि आप उन जो भी बातें हैं उनको दोनों एस्पेक्ट्स को कवर करें,
करें पॉजिटिव और नेगेटिव, और अपनी बात को वैलिड प्रूव कर दें कि जो आप कह रहे हैं वही सही है। तो नेगेटिव होते हुए भी आपको एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आंसर लिखना होता है, वही कहलाता है आलोचनात्मक विश्लेषण। इस पे हम डीप में बात करेंगे जब कभी अभी वैसा समय आएगा मॉडल आंसर आपके साथ डिस्कस करने का। फिर था राइट एन ऐसे ऑन द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942, वाज इट ए स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। बहुत शानदार क्वेश्चन था ये कह रहा है कि जो 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था उस पर निबंध लिखना है, और पूछ रहा है कि ये एक अनायास ही होने वाला आंदोलन था, यानी ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन था या पूर्व नियोजित आंदोलन था। तो आपको बताना है पहले भारत छोड़ो आंदोलन में, चूंकि आप बिहार का क्वेश्चन लिख रहे हैं तो इसमें भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में गांधी जी की भूमिका का वर्णन करते हुए, दूसरे लीडर्स का थोड़ा जिक्र करते हुए, फिर बिहार के लीडर्स का जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद आदि का आप इसमें जिक्र करते, फिर बताते कि ये जो आंदोलन है ये स्वतः स्फूर्त नहीं था बल्कि पूर्व नियोजित था, जैसा कि गांधी जी ने पहले ही बोल दिया था कि अगर आपका कोई राष्ट्रीय लीडर नहीं बचते हैं, वो गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, तो जो लोग हैं वो स्वतः अपनी इच्छा के विवेक के अनुसार जो है इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, और उसी के अनुसार लोगों ने किया भी, आंदोलन को अपने विवेक के अनुसार आगे बढ़ाया। इसी की वजह से ये आंदोलन एक बहुत बड़े आंदोलन के रूप में उभरा, जिसके बाद फिर अंग्रेजों को जो है भारत को संविधान निर्माण का जो सभा का जो है गठन करना पड़ा, और इस तरह भारत आज़ाद हो पाया। तो ये बहुत शानदार उत्तर आप इसको लिख सकते थे कि ये पूर्व स्वतः स्फूर्त होते हुए भी पूर्व नियोजित था। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि एक अनायास ही होने वाला आंदोलन था, बल्कि इसको तो गांधी जी ने पहले ही कह दिया था इसके बारे में कि आप अपने स्वयं के विवेक से कार्य करिए, और सारी चीज़ों को आप इसमें लिख सकते थे। बहुत शानदार आंसर ये हो जाता। अग्निपथ मैंने मेंस में इस पे बात नहीं की थी, बट जब मैं करंट अफेयर बता रहा था तो अग्निपथ के बारे में मैंने बहुत डिटेल में आपसे बात की थी, आप देख भी सकते हो। 67th का जो प्री हुआ है उससे पहले मैंने आपको अग्निपथ को बहुत डिटेल में बताया था कि अग्निपथ किस तरह इसके बेनिफिट्स हैं और क्या इसमें जो है दूसरी चीज़ें भी हैं, मतलब इसका क्या डिसएडवांटेज है। तो यहाँ भी यही पूछ रहा था कि अग्निपथ विकास अथवा विनाश की ओर पथ है, टिप्पणी कीजिए। तो आपको यहाँ पे बताना था कि अग्निपथ के क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं, बट अल्टीमेटली फिर वही बात आती है कि इसको आप पॉजिटिव अप्रोच के साथ रहेंगे, रखते इसको उत्तर को, क्योंकि देखिए आप अल्टीमेटली एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहे हैं और आपको हमेशा जो है आशावादी होना चाहिए, पॉजिटिव अप्रोच आपकी होनी चाहिए। तो आप ये कहते हैं कि अग्निपथ जो है विकास की ओर एक पथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि कुछ चीज़ें हैं जिस पे काम किया जा सकता है, तो वो आपको एक जैसे आपका अप्रोच रहता है कि पहले आप बताएंगे अग्निपथ है क्या, फिर पॉजिटिव, फिर उसके थोड़े बहुत नेगेटिव, और फिर एक बहुत सुंदर सा वे फॉरवर्ड दे देते तो बहुत शानदार ये आंसर हो जाता। ये मेंस में मैंने नहीं कराया हुआ था। फिर है भारतीय संदर्भ में एक राष्ट्र एक निर्वाचन की अवधारणा का वर्णन कीजिए तथा इसके पक्ष और विपक्ष में अपने तर्क दीजिए। तो एक राष्ट्र एक निर्वाचन काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा लंबे समय से, और इसके बारे में इसने क्वेश्चन पूछ लिया है, वही पॉजिटिव और नेगेटिव पूछते हुए बढ़िया शानदार वे फॉरवर्ड। तो ऐसे क्वेश्चंस में तो कोई दिक्कत थी ही नहीं। रूस और यूक्रेन पे मैंने कई बार प्रैक्टिस कराई थी, ये भी हमारे ही प्रोग्राम से क्वेश्चन आ गया है। व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, डिस्कस इट्स इम्पैक्ट ऑन द नेशन ऑफ द वर्ल्ड विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। और मैंने सेम क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो कराया है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जब आप मेन पेड प्रोग्राम में हैं तो वहाँ दिखा भी होगा, और फ्री प्रोग्राम में है तो वहाँ लिखा भी होगा। तो रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध का मूल कारण मैंने लिखवाया, और आप लोगों ने बहुत शानदार मैप बना के इसको लिखा था। मैंने विश्व पे इसके प्रभाव बताते हुए भारत के प्रभाव के बारे में लिखवाया था, और बहुत शानदार कई लोगों ने ये आंसर लिखा था। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग वहाँ भी बहुत शानदार इसको लिख के आए होंगे। अगर आप इनके मॉडल आंसर देखना चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से ग्रुप में ऐड हो जाओ। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे मेंस के पेड प्रोग्राम के जो कुछ जो क्वेश्चंस आए हैं इनके वहाँ स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा, ताकि आप उनके मॉडल आंसर पढ़ पाएं अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। और 68th के लिए अब हम मेंस शुरू करेंगे इसी के साथ, क्योंकि अब 67th ऑलमोस्ट कंप्लीट होने जा रहा है। तो 68th का हमने प्री शुरू कर दिया है, पीटी, और मेंस भी हम शुरू करेंगे। और मेंस में इस बार मैं माइंड मैप भी रखूंगा, ताकि आपका जो लिखने का एक जो स्किल्स है वो भी डेवलप हो पाए। मैं मॉडल आंसर कब तक प्रिपेयर कराता रहूँगा, मेरा इस बार उद्देश्य रहेगा कि आप लोग खुद से लिखना सीखें, और मैं आपको माइंड मैप और फ्लो चार्ट के थ्रू सारी चीज़ें सिखाऊंगा।
अगला क्वेश्चन है कि इट इज जनरली एलीज दैट रूलिंग पार्टी मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन फॉर इट्स वेस्टेड इंटरेस्ट, डू यू एग्री विद दिस व्यू, गिव आर्ग्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो प्राय ये आरोप लगता रहा है कि सत्ताधारी दल अपने निहित स्वार्थों हेतु संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करता है। क्या आप इस मत से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये जो क्वेश्चन है कुछ कॉपी है जो पुराना एक क्वेश्चन जो मैंने भी डिस्कस किया हुआ है निर्वाचन आयोग के संदर्भ में। तो इसमें जो भी संवैधानिक संस्था है उनके बारे में आपको बता सकते थे, और निर्वाचन आयोग पे ज़्यादा ऐसा जो है समय समय पे आरोप लगते रहे हैं। तो इसके बारे में आपको बताना था कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है कि नहीं, और आपको इस मत से बिल्कुल सहमत नहीं होना है। ये तो बात आप जानते ही हैं कि ये बात गलत है, कोई ऐसा दुरुपयोग नहीं होता, क्योंकि संवैधानिक संस्थाएं जो हैं अपने लेवल पे स्वतंत्र होती हैं और उनको ऐसी कई स्वायत्त शासी शक्तियां दी जाती हैं, उनको ऐसी पावर्स होती हैं कि वो अपने समय समय पे अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर पाएं। तो इसके पक्ष और उत्तर में पक्ष में तर्क देने थे, और ये आपको थोड़ा सा बताना था कि ऐसा है, फिर आपको बताना था कि ऐसा नहीं है, मतलब वही पॉजिटिव नेगेटिव और एक बहुत अच्छा पॉजिटिव अप्रोच के साथ वे फॉरवर्ड दे देना था इसका। ठीक है, तो ये इस तरह के जो है क्वेश्चन होने थे। ये कुछ मिस यू हो गया है क्या? हाँ, ये यहाँ से फिर आएगा, ये आगे पीछे हो गए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था मौर्यकालीन कला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो मौर्य का डिस्क्राइब द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मौर्यन आर्ट। इतनी बार कराया ये मैंने, ये तो यूट्यूब पे भी डाला है, आप प्ले लिस्ट में जाके देखोगे बीपीएससी 67th मेंस स्पेशल प्रोग्राम, तो वहाँ ये मौर्यकालीन कला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन किया था मैंने। 3 लोगों का आंसर डिस्कस किया था, उसमें बताया था क्या है और अप्रोच हो सकती थी, और डायग्राम के साथ ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था। तो 3 आर्ट्स मैंने बोले थे, मौर्यन आर्ट, पाल आर्ट और तीसरा पटना कलम। इनसे ही क्वेश्चन घुमा फिरा के आता है, जिसमें मौर्यन कला सबसे ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, और मौर्यन कला मैंने कई बार डिस्कस भी किया था। पाल कला का बुद्ध जो है बिहार पे इम्पैक्ट भी बताया था बुद्ध कला के साथ। तो ये क्वेश्चंस मैंने इतनी बार कवर कराए थे कि आपको सीधे सीधे हो गए होंगे। इसका आप देख सकते हो मॉडल आंसर, बहुत सारे ऐसे मॉडल आंसर पड़े हैं, क्वाड का भी मुझे लगता पड़ा है, प्ले लिस्ट में जाके देखेंगे तो मिल जाएगा, और मॉडल आंसर तो इसके ऑब्वियसली हैं ही। तीनों के तीनों ये शॉर्ट नोट्स आए थे जिनमें 2 पे लिखना था, और इन 2 पे शॉर्ट नोट्स मैंने इतने शानदार तरीके से प्रिपेयर कराए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर वाला मैंने शॉर्ट नोट्स में दिया था कि आप इसको कर लेना खुद से, बट संथाल विद्रोह और चंपारण सत्याग्रह मैंने कई बार कराया था ये, और दोनों ही आए हैं। मैंने संथाल और बिरसा 2 ही कराए थे कि इन 2 में से एक आएगा। संथाल मैंने 2 बार कराया था, बिरसा 2 बार कराया था, और ये आ गया। चंपारण तो आप सभी कर लेते हो, फिर भी मैंने चंपारण 2-3 बार कराया हुआ था। तो इस तरह एक नोट आ गए, और ये इसी के साथ आप देखो कितने क्वेश्चन जीएस के सीधे आप अगर उस पेड प्रोग्राम से जुड़े थे तो हो गए होंगे। फ्री प्रोग्राम में भी वैसे ऑलमोस्ट ये सारा कवर कराया था, बस वहाँ पे मैंने मॉडल आंसर नहीं दिए हुए थे। पेड प्रोग्राम में मॉडल आंसर भी मिलते हैं, ये डिफरेंस होता है, प्लस स्कोर मिल जाता है, रैंकिंग मिल जाती है मॉडल प्रोग्राम में जो है पेड प्रोग्राम में, तो ये डिफरेंस है। बाकी मैं कराता तो दोनों में ही हूँ क्वेश्चन, और बहुत कम कॉस्ट में 999 में ये प्रोग्राम मैंने चलाया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस पेपर में बहुत अच्छा करके आए होंगे, और अगर आपने बहुत अच्छा किया है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। क्वाड की उत्पत्ति, सदस्यता, विकास एवं उद्देश्यों का वर्णन ग्रुप में पढ़ा है ऑलरेडी, और मैं यहीं की बात करता हूं कि अगर आपको ये खंड 2 जो है, सेक्शन 2 जो है, अगर इसमें सीधे क्वेश्चन मिल जाते हैं तो फिर आपकी जीवन आसान हो जाता है, सरल हो जाता है। क्वाड पे मैंने कई बार क्वेश्चन कराया, इसका मॉडल आंसर भी प्रिपेयर किया था, और ये मैंने प्ले लिस्ट में भी डाला था, पेड प्रोग्राम में भी दिया था, और फ्री प्रोग्राम में भी दिया था। तो क्वाड तो कई बार क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका था, इसमें के बारे में मैं क्या ही बात करूं, सब बताना था। उत्पत्ति, इसके सदस्य कितने हैं, विकास क्या है, उद्देश्य क्या है, भारत के लिए इसका महत्व क्या है, तो क्वाड पे मैंने कई बार बात की थी, इसको छोड़ रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही फिर एक क्वेश्चन और था आपका जिसमें रसिया यूक्रेन पे था, तो रसिया यूक्रेन की भी बात कर चुका हूँ। फिर ये थे डीआई मैंने आपके लोगों के लिए छोड़ दिया था कि डीआई आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, तो डीआई पे मैंने बात नहीं की हुई थी, इसलिए मैं डीआई को यहाँ डिस्कस भी नहीं कर रहा हूँ, बट आप देख सकते हैं पेपर को। तो ये था आज का GS1 GS2 का पेपर आपके साथ डिस्कस करूंगा, और फिर इसी तरह मैं आपको ऑप्शनल पेपर के भी जो है डिस्कस करूंगा। ऑप्शनल पेपर अब तो ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, तो उसके लिए भी मैं तैयारी शुरू कर चुका हूं कि ऑब्जेक्टिव पेपर भी आपका
नए पैटर्न पे जो है चलाया जाएगा। तो आप क्रैक नाउ से जुड़े रहिए, आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चाहते हैं तो आप पीटी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं जो 68 के लिए चल रही है, और इसमें कुछ नहीं, सिर्फ 299 का भी ऑफर है कुछ समय के लिए, जनवरी 7 तक। उसके बाद फिर 499 हो जाएगा। तो अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं अभी 299 में कर सकते हैं, जिसमें आपको 10 टेस्ट मिलेंगे, और ये 10 के 10 टेस्ट जो हैं फ्री, 5 इसमें सब्जेक्ट वाइज होंगे और 5 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, और बाईलिंगुअल हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों। इसका एक्सप्लेनेशन भी होगा, एक ग्रुप मिलेगा आपको जहां आप डिस्कशन कर सकते हो, और भी बहुत कुछ बेनिफिट्स हैं। तो अगर आप ये करना चाहते हो ज्वाइन, तो मुझे इस नंबर पे आप टेक्स्ट कर सकते हो जुड़ने के लिए, प्री और मेंस दोनों के लिए, ताकि आप इसका बेनिफिट ले पाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्रैक नाउ। हैव ए गुड डे। जय हिंद।